नमस्कार दोस्तों, जीके और जीएस के प्रैक्टिस सेट 9 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो भी स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, जैसे कि यूपी पुलिस री एग्ज़ाम हुआ जो कि डेट अनाउंस भी हो चुका है दोस्तों, एसएससी एमटीएस हुआ, रेलवे का आरआरबी जेई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लेकर आए हैं आरआरबी जेई के लिए। ग्रुप डी, एनटीपीसी, कोई भी एग्जाम हो जिसमें स्टैटिक जीके और जनरल अवेयरनेस के बारे में पूछा जाता है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। दोस्तों, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह पूछे तो ऑप्शन है दोस्तों शुक्र, बुध, बृहस्पति या फिर मंगल। तो दोस्तों, सबसे चमकीला ग्रह पूछे दोस्तों तो ये हो जाएगा शुक्र। और दोस्तों, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी शुक्र को कहा जाता है। अब लाल ग्रह किसको कहा जाता है दोस्तों? लाल ग्रह कहा जाता है दोस्तों मंगल ग्रह को लाल ग्रह। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो हो जाएगा बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, लाल ग्रह हो जाएगा दोस्तों मंगल। और शुक्र ग्रह दोस्तों, इसको बोला जाता है सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह को। और शुक्र ग्रह को दोस्तों पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, पानी के किसी द्रव्यमान को कोई पानी है दोस्तों, उसके द्रव्यमान को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। कोई पानी है दोस्तों, उसको 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप गर्म करते हैं तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अनुक्रमिक वृद्धि होगा, अनुक्रमिक कमी होगा, घटने के बाद बढ़ जाएगी या फिर बढ़ने के बाद घट जाएगी। आयतन दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों। घटने के बाद आयतन उसका बढ़ने लगेगा। शुरू में आयतन घटेगा दोस्तों, उसके बाद बढ़ने लगेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध तबला वादक हैं। तो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध तबला वादक है? तो ऑप्शन है दोस्तों अल्लाह रखा खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, पंडित रविशंकर या फिर अमजद अली खां। ये दोस्तों जितने ऑप्शंस दिए गए हैं ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। ये किसी न किसी शिफ्ट में लगभग सभी एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अल्लाह रखा खां। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रसिद्ध तबला वादक पूछे दोस्तों तो अल्लाह रखा खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में पूछे दोस्तों, शहनाई वादक, प्रसिद्ध शहनाई वादक थे दोस्तों, शहनाई वादक, ये हो जाएंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। और दोस्तों, पंडित रविशंकर की बात करें दोस्तों तो ये हो जाएंगे सितार वादक। ये कौन थे दोस्तों? सितार वादक पंडित रविशंकर। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में पूछे तो ये हो जाएंगे शहनाई वादक। अल्लाह रखा खां के बारे में पूछे तो हो जाएंगे तबला वादक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या रेखीय बल के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। रेखीय संरक्षण बल के सिद्धांत पर क्या कार्य करता है दोस्तों? संवेग संरक्षण बल या फिर रेखीय संरक्षण बल के सिद्धांत पर क्या कार्य करती है? तो जेट है, विमान है, रॉकेट है या फिर हेलीकॉप्टर है। ये सभी के सभी दोस्तों पर्यावरण से जो वायुमंडल में पृथ्वी के सतह से ऊपर ट्रेवल करते हैं उन सभी के बारे में दिया है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रॉकेट है दोस्तों। रेखीय बल के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, संसद किसके आज्ञा से सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण करता है। संसद किसके आज्ञा से दोस्तों सार्वजनिक व्यय जो खर्चा होता है उस पर नियंत्रण रखता है। तो ऑप्शन है महाधिवक्ता, ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ऑप्शन नंबर 3 है वाणिज्य मंत्री या फिर वित्त मंत्री। सभी के सभी इसमें भी एक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष अगर पूछे दोस्तों कौन होता है तो इसका ऑप्शन है वित्त मंत्री। इसका ऑप्शन है दोस्तों वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय सुरक्षा एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। और दोस्तों, प्रधानमंत्री एक और इम्पॉर्टेंट आयोग के अध्यक्ष होते हैं जिसे कहा जाता है नीति आयोग। नीति आयोग का गठन कब होता है दोस्तों? ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए मैं बता देते दोस्तों 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है दोस्तों संसद के सभी सदस्यों द्वारा,
लोकसभा सदस्यों द्वारा, जनता द्वारा या फिर राष्ट्रपति द्वारा। तो किसके द्वारा होता है दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये हो जाएगा लोकसभा सदस्यों के द्वारा, लोकसभा सदस्यों के द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है? निम्नलिखित में से किसे लोकसभा स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है? तो ऑप्शन है दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर 1 लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों लोकसभा स्थगित कर सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सौर ऊर्जा के रूपांतरण के लिए कौन से तत्व की आवश्यकता होती है? सौर ऊर्जा के रूपांतरण के लिए कौन से तत्व की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन है दोस्तों सीसा, तांबा, सिलिकॉन या फिर बेरिलियम। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 सिलिकॉन, सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन, भारत में किसी राज्य का राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु के बारे में पूछे दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3 35 वर्ष। दोस्तों लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। विधानसभा सदस्य बनने की 25 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु होती है दोस्तों 30 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष। इसमें पूछा है दोस्तों राज्यपाल बनने की, तो हो जाएगा 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा बोडो और डोंगरी, ये दोनों दोस्तों भाषा होती है, बोडो और डोंगरी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची में भाषाओं से रिलेटेड को उल्लेख किया गया दोस्तों। तो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा बोडो और डोगरी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो दोस्तों 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। किस अनुसूची में दिया गया है? 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो 22 भाषाओं का। और बोडो और डोंगरी भाषाओं किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा जाता है? तो हो जाएगा 92वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से तत्वों का प्रयोग रासायनिक उर्वरक, जिसे खाद बोला जाता है दोस्तों, खाद्य रासायनिक उर्वरक में किया जाता है? रासायनिक उर्वरक बनाने में किस चीज़ का प्रयोग, किस तत्वों का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन, सोडियम या फिर सल्फर का, नाइट्रोजन, पोटेशियम या फिर फास्फोरस का, नाइट्रोजन, सोडियम, फास्फोरस का या फिर कैल्शियम, सोडियम, सल्फर का। तो कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस का। रासायनिक उर्वरक बनाने में नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक पद का गठन किया गया है? एक किस अनुच्छेद में नहीं पूछा है दोस्तों, किस अधिनियम द्वारा इस पद का गठन किया गया था? तो 1909 अधिनियम द्वारा, 1935 अधिनियम द्वारा, 1900 यहाँ पर 29 होगा दोस्तों अधिनियम द्वारा, या फिर 1947 अधिनियम द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1935 अधिनियम के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिनियम होता है दोस्तों 1935। तो इसके द्वारा दोस्तों भारत में नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का पद का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, नाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसके साथ अपक्रिया नहीं करती है? नाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसके साथ अपक्रिया नहीं करती है? इसमें पूछा है दोस्तों अपक्रिया नहीं करती है, केवल एक के साथ इसमें नहीं करती है, बाकी तीनों के साथ करती है। तो ऑप्शन है दोस्तों सोना, लोहा, तांबा या फिर जस्ता। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सोना। सोने के साथ दोस्तों नाइट्रिक अम्ल अपक्रिया नहीं करती है, बाकी लोहे के साथ कर लेती है दोस्तों, तांबा के साथ कर लेती है और जस्ता के साथ अपक्रिया कर देती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र कहा जाता है? तो ऑप्शन है दोस्तों जबलपुर, नागपुर, दिल्ली या फिर जयपुर। ऑप्शन है जबलपुर, नागपुर, दिल्ली या फिर जयपुर। शून्य मील केंद्र किसको कहा जाता है दोस्तों? यह जगह नागपुर को, नागपुर को। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के अनुसार दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराने
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? राष्ट्रीय ध्वज फहराना संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है दोस्तों? निजी भवनों के ऊपर। तो हो जाएगा ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19(1) के, अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 25। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में दिया गया राष्ट्रीय ध्वज कोई भी अपने मकान के ऊपर फहरा सकता है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? अल्पसंख्यकों के हितों पर सुरक्षा किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 29। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 दोस्तों, अनुच्छेद 123 में क्या है? अनुच्छेद 123 में अध्यादेश है, जो राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। अध्यादेश है दोस्तों, जो कि राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। अनुच्छेद 17 में दोस्तों छुआछूत अस्पृश्यता का अंत दिया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन है दोस्तों कैडमियम, थोरियम, प्लूटोनियम या फिर यूरेनियम। तो दोस्तों यूरेनियम यूज होता है, यूरेनियम 233 के रूप में, यूरेनियम 235 के रूप में, 235 के रूप में, और प्लूटोनियम भी यूज होता है दोस्तों, और कैडमियम भी यूज होता है। कैडमियम दोस्तों नहीं, थोरियम यूज होता है दोस्तों। थोरियम यूज किया जाता है दोस्तों, क्योंकि थोरियम का छड़ इसमें लगाया जाता है। थोरियम का छड़ इसमें लगाया जाता है दोस्तों। बाकी प्लूटोनियम यूज होता है ईंधन के रूप में। यूरेनियम 233 यूज होता है, यूरेनियम 235 यूज होता है। तो ऑप्शन बच गया दोस्तों कैडमियम, इसके श्रेणी में नहीं आता है। तो ऑप्शन है कैडमियम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नर पुष्प तथा मादा पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप क्या कहलाता है? नर पुष्प तथा मादा पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप क्या कहलाता है? ऑप्शन है उभयलिंगी, द्विबीजपत्री, स्वपरागित या फिर उभयलिंगाश्रयी। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा दोस्तों। नर पुष्प और मादा पुष्प दोनों को जन्म देने वाला क्या कहलाता है? उभयलिंगाश्रयी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरिजन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? हरिजन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। और हरिजन समाचार पत्र प्रकाशित कब होता है दोस्तों? पहली बार प्रकाशित कब होता है? 11 फरवरी 1933 को। 11 फरवरी 1933 को पहली बार ये प्रकाशित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।